ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ एजेंट डू नॉट इनकर एनी पर्सनल लायबिलिटी। एजेंट क्यों, देखो माइनर एजेंट क्यों नहीं रिक्रूट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो एजेंट है वो कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होता उसका। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो किसी थर्ड पर्सन के बदले में काम कर रहा है, तो उसकी कोई पर्सनल जिम्मेदारी नहीं होगी, राइट। लेकिन माइनर की तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोर्ट ने तो उसे बहुत कुछ से छूट दिया है, राइट, क्योंकि वो नहीं समझ सकता, वो डिसीजन गलत ले सकता, उसको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है, राइट। तो प्रिंसिपल भी नहीं लाए, तो यहाँ पे माइनर भी नहीं लायबल है, यहाँ पे एजेंट भी नहीं लायबल, विल भी लायबल, थर्ड पर्सन का सारा लॉस हो जाएगा, राइट। तो कोई एक को तो हम लायबल बनाएंगे, इसीलिए नॉर्मली जो प्रिंसिपल होता है वो माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कुछ केसेस हैं, धीरे धीरे मैं बताऊंगी आपको, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। नाउ अब he who does through another does by himself, यानी एजेंसी का क्या रूल है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी और के थ्रू अपना काम करवाता है, ये क्या माना जाएगा कि उसने स्वयं ये काम किया है, ठीक है ना। मेरे बदले में मेरा एजेंट पे अगर कोई पेपर साइन करता है तो थर्ड पार्टी के नजर में, लॉ के नजर में, that has been signed by me only because that person, that agent is just the representative of principal, राइट। वो बस रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके अब क्या है, एम है, मान लो एम एंड डी, फॉर एग्जांपल एम डी को 1000 बुक्स परचेज करने के लिए काम देता है, ठीक है। उसको पैसे देता है, बोलता है मेरे भी हाथ में आप 1000 किताब किसी सब्जेक्ट का ले आइए। अब यहाँ पे कौन है, तो एम प्रिंसिपल एंड जो लेता है डी वो एजेंट हो गया, ठीक है। नाउ हु में एम्प्लॉय एंड एजेंट मैंने आपको बता दिया कि कौन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो साउंड माइंडेड हो, कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, और जो एजेंट है उसकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी नहीं होती अगर उस एजेंसी में कोई नफा नुकसान होता है उस डीलिंग में, तो राइट। नाउ सेवरल प्रिंसिपल कैन जॉइंटली अपॉइंट एन एजेंट, यानी कि जरूरी नहीं कि एक इंडिविजुअल एक ही एजेंट को रिक्रूट कर सकता है, बहुत सारे प्रिंसिपल ज्वाइंटली भी क्या कर सकते हैं, एजेंट को रिक्रूट कर सकते हैं। क्यों, जैसे मान लो पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है ना, देयर आर पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कलेक्टिवली डिसाइड करके किसी को एजेंट रिक्रूट कर सकते हैं। वो एजेंट जो भी करेगा वो क्या माना जाएगा, उस पांचों का डिसीजन माना जाएगा, क्लियर। In such cases, the agent can act in respect of those affairs in which all co-principals are jointly interested, यानी कि वो उसमें से जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, जिसमें सबका इंटरेस्ट है उसको ही रिलेटेड वो काम करेगा। किसी एक पार्टनर के बिहाफ में इंटरेस्ट वो एजेंट काम कर सकता है नहीं, क्योंकि वो ज्वाइंटली रिक्रूट किया गया है पूरे पार्टनर द्वारा, ठीक है ना। तो सारे प्रिंसिपल के हित में उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ये। तो एक प्रिंसिपल हो सकता है, मल्टीपल हो, एजेंट एक हो जो सारे के फेवर में काम करे, यानी वो सिर्फ वैसे ही डीलिंग को करेगा जो सबके फेवर में या सबके इंटरेस्ट में है या जिसके लिए सबका कंसेंट है, राइट। क्योंकि वो लायबिलिटी क्या बांधता है, सारे पार्टनर्स को बांधता है। अगर एजेंट कोई डील फाइनल करता है तो पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबको बाइंड करता है उस डीलिंग से, क्लियर क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, महिमा आपका लगता है बैक कैमरा ऑन हो गया है, यस, ओके। नाउ सेवरल प्रिंसिपल कैन जॉइंटली अपॉइंट वन एजेंट, मैंने बता दिया। सो द प्रिंसिपल बिकम जॉइंटली एबल टू एंड मे जॉइंटली लायबल टू हिम, यानी क्या, जॉइंटली लायबल होता है एक जो प्रिंसिपल होते हैं, अगर वो जॉइंट है, अगर मल्टीपल प्रिंसिपल है तो वो jointly liable for the act of the agent, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास का आप लोगों को भेजा या नहीं भेजा नोट्स, मुझे याद दिला दिया करो, मैं भेज दूंगी अभी। कौन सा था वो, मिस्टेक्स, ओके। वो यानी कि वो पूरा फ्री कंसेंट जाएगा आपके पास, जाएगा तो फ्री कंसेंट में पूरा उसी का पार्ट है, तो मैं पूरा ही वो भेज दूंगी, ओके। Now essential elements of relationship of agency, हर चीज का अपना essential elements है। essential elements मतलब what is the key features, what are the characteristics of that particular relationship, तो हम लोग उसको यहाँ पे essential elements of agency relationship बोल सकते हैं। सबसे पहले agency is a relationship between two parties created by an agreement. The relationship of agency arises when a person
The agent is appointed and authorized to act for another, his principal in transaction with third party. यानी कि सबसे पहला होगा कि एक प्रिंसिपल एजेंट को रिक्रूट करेगा, अपॉइंट करेगा और उसको ऑथराइज करेगा, यानी उसको अथॉरिटी देगा कि आप ये काम के लिए मेरी तरफ से ऑथराइज किए गए हैं, इस तरीके के जितने भी डिसीजन है वो सब आप ले सकते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, एजेंसी का फॉर्मेशन कहलाएगा, है ना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, सबसे पहला रूल्स बोलता है whatever person can do for himself, ठीक है, he can do same with for another person, his agent। ठीक है, यानी कि अगर जो भी आदमी अपने लिए करेगा, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आपका चीज होता तो आप जो डिसीजन लेते वही डिसीजन आप क्या करिएगा, प्रिंसिपल के लिए लीजिएगा, है ना। अगर इस तरीके का है, ये सारी चीजें इम्प्लाइड है, राइट, यही बोला यहाँ पे, वॉट एवर पर्सन कैन डू हिमसेल्फ पर्सनली, ही कैन डू द सेम विथ थ्रू अनदर पर्सन, हिज एजेंट। जो हम खुद कर सकते हैं, अगर हम वहां एब्सेंट है तो वही चीज हम अपने उसी काम को अनदर पर्सन जो एजेंट है उसके थ्रू करवा सकते हैं। However, there one certain exception to the rule. When any particular act is to be performed in personal, in character, he cannot ask others to perform such act like, मैं आपको बताती हूँ, कुछ समझ में नहीं आया ना, रीडिंग मैंने दिया तो कि क्या हुआ, क्या आया, बिल्कुल सही। नॉर्मली हम अपने काम को किसी और के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि आप उस काम को एजेंट के थ्रू नहीं करवा सकते, यू हैव टू बी देयर पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैरिज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है ना, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दे दूंगी, लेकिन आप अपने बदले अपने एजेंट को नहीं बोल सकते कि तो जाओ तुम मुझे रिप्रेजेंट कर दो, मेरे बदले शादी करना, बिजी समथिंग, नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई रिचुअल अटेंड करना है, मान लो किसी के फादर गुजर गए, कुछ हो गया, then you have to attend that personally, उसके बिहाफ में भी आप अपने एजेंट को नहीं भेज सकते। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको पर्सनली होना चाहिए, उसके लिए आप एजेंट के थ्रू काम नहीं करा सकते। तो वैसे काम को छोड़ करके बाकी सारे काम जहाँ पे आप किसी और को एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेज करके काम आपका हो सकता है, वहां पर आप थ्रू एजेंट कोई भी प्रिंसिपल अपने काम को करवा सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। जो एक्सेप्शन है वो आपको समझ में आ गया, जहाँ पर्सनल कैरेक्टर का अगर काम है, ठीक है ना, बहुत पर्सनल काम है, तो उसको आप किसी और के थ्रू नहीं करवा सकते हैं। The second one is the act of an agent is considered the act of principal. जो काम जो कुछ भी एजेंट ने किया वो क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल ने स्वयं किया है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, a person appointing an agent is called principal and any person who is major and sound can appoint, ठीक है, can be a principal। कहीं से आवाज आ रहा, म्यूट कर लो। अजय म्यूट कर लो। अजय म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है आपके। ठीक है, तो कोई भी क्या हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है जो मेजर है और साउंड माइंडेड है, ठीक है ना, यानी कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो प्रिंसिपल हो सकता है। नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट बाय ए माइनर इज हेल्ड वॉइड, यानी कि अगर मैंने अभी बताया, अगर मैंने कहा कि नॉर्मली जो प्रिंसिपल होंगे वो माइनर नहीं होंगे, लेकिन क्यों नहीं होंगे इसका लॉजिक है, वो अगर माइनर है और उसने एजेंट, तो एजेंट अगर मेजर है भी तो हम जानते हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि एजेंसी में एजेंट लायबल नहीं होता है। अगर कोई माइनर एजेंट को अपॉइंट करता है और वो मेजर है तो माइनर तो ऐसे भी लायबल नहीं होता, उस केस में क्या हो जाएगा, एजेंट लायबल हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर आप जानबूझ करके किसी ऐसे प्रिंसिपल के एजेंट होना पसंद करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने जा रहे हैं कि जहां भी कुछ गलती होगी you are responsible and liable for that, because that minor, since he is a minor, he will be free, ठीक है ना, will be not responsible for the same thing। क्लियर हुआ। करने को तो कर सकता है लेकिन करेगी तो फिर दोहरा जिम्मेदारी
एजेंट पे आ जाएगा, जिससे वो अदरवाइज इस एक्ट के अंदर फ्री। करेक्ट? समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? तो वो वाइड हो जाएगा, ठीक है ना? अगर agent is recruited by a minor, then that is regarded as a void, and if any person acting as the agent of a minor, he held personally liable for the third party. वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, द लॉ रिक्वायर्स द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए लॉ ये चाहता है जो प्रिंसिपल है, हाँ अब तुम बोलो कि माइनर एजेंट हो सकता है कि नहीं, an agent can act as a minor, हो सकता है, प्रिंसिपल माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि he is liable, agent is not liable, anyways agent is not liable, right? अगर वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम कर रहा है तो he will be not liable for any loss or anything in that particular group. तो अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ, प्रिंसिपल शुड बी मेजर, ठीक है? एजेंट शुड बी मेजर। पहला फंडा तो यही है कि दोनों ही पार्टी को मेजर होना चाहिए। नहीं तो अगर प्रिंसिपल माइनर है, अगर एजेंट मेजर है, तो देन जो प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी शिफ्ट हो जाती है एजेंट पे। तो इसीलिए बेटर है कि माइनर प्रिंसिपल ना रहे, ठीक है? अब तीसरा, कैन माइनर एक्ट एज एन एजेंट? यस, ही कैन एक्ट एज एन एजेंट, क्योंकि वो मेजर की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है। ऐसे भी एजेंट लायबल नहीं है, ऐसे भी माइनर लायबल नहीं है, तो वन एंड सेम थिंग है ना? लेकिन तो अब लॉ क्या बोलता है कि ठीक है, एजेंट से हमको फर्क नहीं पड़ता वो माइनर है या मेजर है, लेकिन इसमें दो और पार्टी है ना, एजेंसी में तीन पार्टी आ गया, प्रिंसिपल, एजेंट एंड द थर्ड पार्टी जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। तो इसमें थर्ड पार्टी एंड प्रिंसिपल का मेजर होना जरूरी है। जो बीच वाला पार्टी है यानी एजेंट, वो हो या ना हो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट दी टू शुड बी मेजर। क्लियर? ठीक है? Law requires principal and third party to be competent to contract and not just major, हर एस्पेक्ट से वो competent to contract होने चाहिए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है। लास्ट पॉइंट है इस एसेंशियल फीचर्स में, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू क्रिएट। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों ने किसी ने मांगा क्या लास्ट ईयर का? किसी ने कांटेक्ट नहीं किया बीकॉम वाले बच्चों को? मैं करूँ? ओके, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एजेंसी, यानी कि एजेंसी के लिए कंसिडरेशन नहीं जरूरी है। मैं आपको भी क्यों बता रही हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था BBA 6 एंड यू इट्स द सेम थिंग, लेकिन उनको 3 ही एक्ट पढ़ना है और आपको 11 एक्ट पढ़ना है, तो समहाउ यू बिकम द सीनियर व्हेन यू पास आउट, तो लॉ में आप ही सीनियर हो जाएंगे, ठीक है? तो उनको भी ये 3 एक्ट पढ़ना जो आपको पढ़ना, उनके क्वेश्चंस भी हम एट द एंड ऑफ द, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आई होपफुल कि खत्म हो जाए होपफुली, तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसको डिस्कस कर सकते हैं। कंसीडरेशन से मुझे याद आया, इस बार BBA 6 में क्वेश्चन था कि कैन एनी कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज void, एक्सप्लेन। ठीक है, यू नो consideration is the essential element of contract, so it becomes void if it is not there, ठीक है ना? essential element है तो होना जरूरी है, but then code the exceptions, there are certain exceptions where contract is valid without considerations। आपको कुछ याद है क्या? आशीष सर सब अपने साथ लेकर चले गए, कुछ याद है? एक दो, बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है ये सब चीजें, एक आध चीजें तो याद रह जाती है, 5 है, नहीं याद होगा तो भी एक दो चीजें याद, और याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि यू विल नॉट गेट, इतना एक्सटेंसिव है आपका ये कोर्स कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं अभी बार बार बोल दूं कि एग्जाम के टाइम में सब कुछ कवर करने का, तो बेटर की जो क्लासेस हो रहे हैं वो अटेंटिवली करिए और उसी समय समझिए, और इस तरह समझिए कि ज्यादा लंबा चले, ठीक है? रिविजन कर सकते हैं, राइट? ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगी बात, तब तक याद करो। Now, no consideration is required for the relationship of agency, ठीक है? It can be created without consideration, लेकिन mere acceptance of the offer by agent, ठीक है ना? प्रिंसिपल ने ऑफर किया कि act on behalf of me, ठीक है? And you accepted that becomes enough for creating the contract of agency, ठीक है? A contract of agency usually requires further remuneration,
यहाँ पे रेम्यूनरेशन हम पे करते हैं, जो कुछ भी हो सकता है एज पर द जो म्यूचुअल कंसेंट है, जिस पर वो अग्रीड होते हैं, वो आप कुछ भी रेम्यूनरेशन पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, दैट आल्सो डिपेंड्स, ठीक है ना, क्या कमीशन है क्या रेम्यूनरेशन है वो डिपेंड करता है। लेकिन ये विदाउट कंसिडर, हर काम के लिए हम कुछ ना कुछ उसको कंसिडरेशन नहीं दे सकते। देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ डीलिंग, लेकिन आपका जो सैलरी है, जो रेम्यूनरेशन है, वो फिक्स है। तो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द एजेंसी। mere acceptance of the offer becomes, it is sufficient to create the contract of agency, right? समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? हो गया? यही एसेंशियल फीचर्स है। 5-6 पॉइंट है, जिसमें 2-3 आप जानते ही है। जो रिक्रूट करता है एजेंट को, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। जिसको रिक्रूट किया जाता है, जो उसको भी रिप्रेजेंट करता है, उसको एजेंट बोलते हैं। एजेंट मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी मेजर होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसमें एजेंट की नहीं होती, जो मेजर लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल की होती है। ये सब इतना तो समझ में आ गया। अभी भी कोई पूछे तो मुझसे 1 घंटा बाद तो 3-4-5 पॉइंट बता दोगे? क्लियर? ठीक है, कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट में क्या होता है, कितने तरह के एजेंट हो सकते हैं। एजेंट का बहुत सारा टाइप्स है, ठीक है ना। एक एक टाइप को देखते हैं। स्पेशल एजेंट, स्पेशल एजेंट मतलब किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर उनको रिक्रूट किया गया है तो वो स्पेशल एजेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। स्पेशल एजेंट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक एजेंट, ठीक है ना। नाम से क्लियर है। सच एजेंट इज अपॉइंट टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर वर्क और टू रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल इन ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। किसी एक ट्रांजैक्शन को या किसी एक सर्टेन टाइप के ट्रांजैक्शन को ही डिनोट करने के लिए उसको रिक्रूट किया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल देते हैं। ब्रोकर, प्रॉपर्टी खरीदना है, ठीक है, या किराए पे घर लेना है। हमने किसी एक ब्रोकर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हो गया, उसने घर दिला दिया, लैंड दिला दिया, प्रॉपर्टी दिला दिया, हमने उसको कमीशन दे दिया, द रिलेशनशिप इज ओवर, ठीक है ना। स्पेसिफिक टास्क किया उसने, एक काम किया, आपका वो काम खत्म, एजेंसी खत्म, राइट। तो ब्रोकर इज द एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक एजेंट, ठीक है। समझ में आया? जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आया था, वो टास्क खत्म हो गया, आपका रिलेशनशिप ओवर हो गया, यू पेड द कमीशन और रेम्यूनरेशन, राइट। दूसरा होता है जनरल एजेंट। जनरल एजेंट मतलब कौन? जैसे कि मैंने बोला था, शॉप का ओनर है तो उसने शॉप के लिए मैनेजर रिक्रूट किया है। जनरल, शॉप से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी डीलिंग्स है, सबके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी उससे रिलेटेड जितने भी एक्ट है, किसको करना पड़ेगा? उस मैनेजर को करना पड़ेगा। तो ही इज एक्टिंग एज ए जनरल एजेंट। किसी स्पेसिफिक सर्टेन ट्रांजेक्शन के लिए वो रिक्रूट नहीं हुआ, बल्कि उस शॉप के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए उसको रिक्रूट किया गया, जिसमें वो ओनर के नहीं होने पे भी वो सारे डिसीजंस लेता है अपने ओनर के बिहाफ में। क्या सामान मंगाना है, कहाँ रखना है, किसको पेमेंट करना है, कहाँ से पेमेंट लाना है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक बैंक, मैंने पहले दिन इसलिए बताया था, जो बैंक मैनेजर होता है ना, ही आल्सो इज एक्टिंग एज एन एजेंट। बताते हैं, इस पर भी आते हैं। एजेंट किसको बोलेंगे हम? सबसे पहला एजेंट का फंडा क्या है? बिल्कुल। तो एक मैनेजर जो है, जो ओनर नहीं है, अगेन अगर आपका बहुत बड़ा शॉप है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आपने अपने फैक्ट्री को उसके संचालन के लिए आप, अच्छा ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, छोड़ो किसी मैनेजर को, आपको मैनेजर टर्म बहुत बड़ा लग रहा है ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा, तुम लोगों में से किसी का गांव से रिलेशन है? हाँ, और गांव के किसी गांव में अच्छे रईस को जानते हो, जिनका कोई गांव में नहीं रहता, लगभग कोई नहीं रहता, सब पढ़े लिखे बाहर रहते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे के आते हैं कि देख रेख करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? उसको भी गांव में मैनेजर बोला जाता है। बोला जाता है ना, ये प्रॉपर्टी और एक मैनेजर हमने रखा है पूरा गाँव, मतलब सब कुछ हमारा देखता है, खेत देखता है, घर देखता है, जो भी प्रॉपर्टी उसका देख रेख करता है। वो क्या है? ओनर है। वो किसके बिहाफ में काम कर रहा है? ओनर के बिहाफ पे। तो ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट। तो वो भी जनरल एजेंट, सब कुछ देखता है, उनका सारे प्रॉपर्टी का देख रेख करने की जिम्मेदारी है। जब वो लोग साल में एक बार आते होंगे तो उसको पैसा देते होंगे उसके लिए, और उसको बताते होंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देते होंगे, उसको बताते होंगे कि क्या और क्या क्या आपको काम करना है, संभालना है। तो ये मैनेजर तो समझ में आता है, ये तो एजेंट हो सकता है। अब तुम्हें लगता है कि बैंक के मैनेजर को हम एजेंट कैसे बोल सकते हैं? काम वही है, फंक्शन वही है,
ठीक है ना। वो ओनर के दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो भी उस बैंक का पॉलिसीज है, इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आपके ब्रांच को रन करना है। और ऐसे थाउजेंड्स ब्रांच है आपके जहाँ पे आप नहीं जा सकते, तो मैनेजर भी तो एक एजेंट की तरह ही काम कर रहा है, राइट। उसका भी फिक्स रेम्यूनरेशन है, सैलरी है जो आप पे करो, ठीक है। वो हाई सैलरी, हाईली पेड एजेंट है, कोई लो पेड एजेंट होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट फंक्शन और नेचर ऑफ वर्क इज नॉट सेम। सेम आपको लगता तो है ना, कम से कम खुशी है भी, है ना। ठीक है, आगे आएंगे हम उस पर। ओके, तो जनरल एजेंट समझ में आया। आया जनरल एजेंट समझ में कि वो जो हर तरह के ट्रांजेक्शन्स को देखता है। यही मैंने एग्जांपल दिया, यही चीज मैंने भी पढ़ा तो नहीं है, बट एक्जैक्टली यही लिखा है कि मैनेजर ऑफ स्टोर इज ए जनरल एजेंट, ठीक है ना, क्योंकि उसको सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। सच ऑथोरिटी ऑफ अ जनरल एजेंट कंटिन्यूज टिल इट टू एन एंड, जब तक उस मैनेजर को आपके साथ जो भी सर्विसेज है, जो भी टेन्योर है, वो ओवर नहीं हो जाता या बीच में टर्मिनेट हो जाता है या वो छोड़ देता है, किसी और जगह ज्वाइन कर लेता है, तब तक ये एजेंसी कंटिन्यू रहती है, ठीक है ना। जब उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म होता है तभी ये एजेंसी डिसकंटिन्यू होती है। क्लियर, इसीलिए इसको जनरल एजेंसी बोलते हैं, नॉट लाइक ब्रोकर जिसने एक प्रॉपर्टी दिला दिया उसका काम खत्म, राइट। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एजेंट। हाँ, ये जब तक उसकी सर्विसेज है तब तक वो रह सकता है, जब वो दूसरा जॉब एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लेगा या फिर आपने उसको टर्मिनेट कर दिया तो ही ये एजेंसी टर्मिनेट होगा। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी होता है, लेकिन स्पेसिफिक केस में एक टास्क के कंप्लीट होते ही खत्म हो गया। जनरल एजेंट के केस में इट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, राइट। नाउ यूनिवर्सल एजेंट किसको बोलते हैं? अच्छा, अब तुमको और ज्यादा आश्चर्य होगा खुशी कि अ सन, अ वाइफ इज एक्ट एज ए यूनिवर्सल एजेंट, ठीक है ना। अब बोलोगे तो और भी आश्चर्य की बात है, पत्नी कैसे एजेंट हो जाएगी? पत्नी बहुत सारे डिसीजन अपने पति के बिहाफ में लेती है। अगर उसका हस्बैंड कहीं बाहर रहता है, अब्रॉड में रहता है, मान लो यहाँ रहते, तो बहुत कुछ अपने हस्बैंड के बिहाफ में लेती है सन, ठीक है ना। मैं क्या है कि मान लो अब्रॉड में रहता है, तो डॉक्टर है, अब्रॉड में रहते हैं, उनके बेटे यहाँ रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ है, उनके बिहाफ में देख रेख करते हैं, रेंट वसूलते हैं, कुछ कुछ भी जो भी घर का काम संभालते हैं। और सन ये सब किसके बिहाफ में कर रहा है? अपने फादर के बिहाफ में, जो कहीं और है, या फिर ऑलवेज कीप ऑन गोइंग समवेयर आउट द हिल्स, ठीक है ना। इस तरह का पर्सनालिटी है उसके फादर। तो सन भी एज एन यूनिवर्सल एजेंट। अब यूनिवर्सल एजेंट बहुत क्लोज रिलेटिव्स को हम बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सल एजेंट है। यूनिवर्सल एजेंट को आप जरूरी नहीं है कि कुछ रेम्यूनरेट करे ही करे, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। तो कोई भी आपका क्लोज फ्रेंड भी आपका यूनिवर्सल एजेंट हो सकता है। क्या फीचर है? यस, ऐसे भी एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, एजेंट इज नॉट लायबल, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल जाने और थर्ड पार्टी जाने, ठीक है ना, वाइफ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, son is not responsible. Anyways, I have already told you. Now, थोड़ा देखो, a universal agent, देखो, नहीं रिस्पॉन्सिबल कब तक? जब तक आपका, मैंने पहले दिन कुछ कुछ बताया था, जब तक आपका लॉ में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी वाइफ से या उसके बच्चे से, हाँ, इंटेंशनली अगर आप चीट कर रहे हैं, अगेन द एजेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आपने उस इंस्ट्रक्शन के लिमिट को क्रॉस करके कुछ किया, तो आपने क्या किया? आपने गलती की और अब आप लायबल हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं तब तक आपकी कोई लायबल नहीं। समझ में आया? ठीक है। अब यूनिवर्सल एजेंट में थोड़ा बता देती हूँ आपको और डिटेल में। यूनिवर्सल एजेंट हैज एन अनलिमिटेड पावर। उसके पास क्या होता है? अनलिमिटेड पावर होता है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई भी पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो उसको लॉ द्वारा दिया गया है, या विच इज एग्रीबल बाय द लॉ ऑफ लैंड। जो उस जमीन पे, उस लॉ ऑफ लैंड मतलब उस कंट्री में, उस लॉ ऑफ लैंड मतलब उस कंट्री के लॉ के हिसाब से जो भी पावर्स है, किसी बेटे का या किसी के वाइफ का या किसी के क्लोज अंकल का, ठीक है ना, वो सब वो क्या है? लॉ ने दे रखा, उतना उसको कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है ना। अनलिमिटेड अथॉरिटी होता है किसके पास? यूनिवर्सल एजेंट के पास। और सबके पास उतना ही जितना प्रिंसिपल ने जितने काम के लिए उसको ऑथराइज किया है, ठीक है। नाउ वी रेयरली फाइंड यूनिवर्सल एजेंट इन बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई यूनिवर्सल एजेंट
नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है। लेकिन पर्सनल लाइफ में वाइफ है, सन है या बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपका मुंबई में फ्लैट है, ठीक है ना, बहुत करोड़पति है, इमेजिन करो अभी अपने आप को तुम करोड़पति समझ लो, और तुम्हारा 10 जगह तुम्हारा प्रॉपर्टी है बिखरा हुआ, तुम कहाँ कहाँ जाओगे? तो जो भी तुम्हारा दोस्त वहां रहता है उसको बोलना यार वहां पे मैंने किराया लगा दिया है, तुम समय समय पे जाके चेक कर लेना। अभी वो क्या कर रहा है, तुमने जो काम दिया उसको करा रहा है। तो ऐसे क्लोज फ्रेंड भी आपके यूनिवर्सल एजेंट के रूप में काम करते हैं। समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। को एजेंट, को का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट में किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, मैं सबको एब्सेंट मार्क करूंगी आज। कोई भी ऑन नहीं रखा है क्या? बिन ऑफ करके वीडियो रखने में ज्यादा समझ में आता है कि क्या पढ़ाई हो रहा है? नहीं आ रहा है ना? तुम भी तो ऑफलाइन ज्वाइन करती होगी ना आज से पहले, तो समझ में आता है। ऑफ करना कोई मजबूरी होती है क्या? कभी कभी मान ले कोई एंटर कर गया तो 2 मिनट के लिए कर दो, ठीक है ना, टॉवल में है तो एंटर कर दो यार, पीछे से कोई आ गया भाई तो, लेकिन अदरवाइज नॉट नॉट रिक्वायर्ड, राइट? आप पढ़ रहे हैं, यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी फोकस्ड, राइट? मैं किसी को भी प्रेजेंट आज मार्क नहीं करूंगी, अब अगर ऑन किया तो भी नहीं करूंगी, ठीक है। जनरल एजेंट तो हो गया, यूनिवर्सल एजेंट हो गया। नाउ को एजेंट की हम लोग बात करते हैं। अभी मैंने को एजेंट के बारे में आपको बताया। को मतलब अभी मैंने बताया कि बहुत सारे मल्टीपल प्रिंसिपल भी हो सकते हैं एक एजेंट के ऊपर, ठीक है। एंड देन इन दैट केस एजेंट हैज टू एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल। को एजेंट्स मतलब एक प्रिंसिपल, को एजेंट यानी व्हेन प्रिंसिपल अपॉइंट्स टू और मोर पर्संस एज एजेंट जॉइंटली और सेवियरली, ठीक है ना, सेवरल, सेवरल मतलब बहुत सारे, सेवरली, और एक मैंने बोला ज्वाइंटली और सेवरली, और दूसरा टर्म में बोलूंगी ज्वाइंटली एंड सेवरली। मीन्स कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? और एंड में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस मैं बताती हूँ। बैंक में अकाउंट खोलोगे तो क्या होगा? बैंक में हम अकाउंट खोलते तो कभी कभी हमारा ज्वाइंट अकाउंट फादर के साथ या मदर के साथ या किसी के साथ होता है। वहां पे 2 इंस्ट्रक्शंस हम बैंक वाले को देते हैं, आइदर और सर्वाइवर, ठीक है ना, यानी कि या तो मैं या फिर जो हमारा नॉमिनी है या जो हमारा ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है वो, है ना। और का मतलब है कि कोई भी बैंक से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो वो मैं भी कर सकती हूँ या फिर मेरे फादर भी कर सकते हैं। अगर और दिया हुआ है तो और का मतलब या, मेरे फादर का साइन भी उतना ही वैलिड होगा जितना मेरा साइन होगा। समझ में आ गया? तो ये और एंड मतलब दोनों का, दोनों का ज्वाइंट है, मेरा और उनका साइन जब तक नहीं होगा तब तक वो चेक आपका क्लियर नहीं होगा। यानी ज्वाइंट सिग्नेचर या फिर और सिग्नेचर, आइदर और सर्वाइवर, दोनों में से किसी का भी एक सिग्नेचर है, दैट विल डू। द सेम थिंग इज हियर, इफ प्रिंसिपल अपॉइंट्स 2 और मोर देन 2 एजेंट्स ज्वाइंटली और सेवरली, यानी कि ज्वाइंटली या फिर अलग अलग रूप में, या फिर ज्वाइंटली एंड सेवरली, मींस कि 2 और मोर पर्सन्स आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल इक्वली, ठीक है ना। एंड के केस में सारे जो एजेंट्स है सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और के केस में कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कोई उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई इतना लायबल नहीं होगा जितना मेन जो एजेंट है वो लायबल होगा, ठीक है। समझ में आया ये? नाउ दिस ऑथोरिटी ज्वाइंट व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी। अगर आपको किसी ने 2 या 2 से अधिक एजेंट एक ही काम के लिए रिक्रूट कर रखा है, तो अगर अथॉरिटी नहीं डिसाइडेड है, मैंने तुम्हें मेन हेड बना के रखा है, यानी यू बिकम मोर लायबल, मोर रिस्पॉन्सिबल, आपका ज्यादा सैलरी भी है, राइट, क्योंकि आप हेड है तो आपकी ज्यादा। लेकिन जब मैंने ऐसे अथॉरिटी की कोई बात नहीं की है, जब मैंने सिंपल सेम लेवल पे सबको एजेंट किया हुआ है, देन ऑल आर इक्वली लायबल, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने किसी अथॉरिटी डिसाइड कर दिया कि यू आर हेड, तुम्हारे अंदर में ये है, तो ऐसे में जो हेड है जिसकी अथॉरिटी ज्यादा है वो ज्यादा लायबल होगा, जिसकी अथॉरिटी या जिसका लिमिटेड एरिया है वो कम लायबल होगा। समझ में आया? But when their authority is several, any one of the co-agent can act without concurrence of others. ठीक है। एक ये भी केस है कि जब ऑथोरिटी जो है वो सेवरल है, यानी आप सबको इक्वल है,
तो फिर देखो जब कोई हेड है तो हमको वहां से अप्रूवल कराना होगा चीजों को, लेकिन ऑल एजेंट्स आर इक्वल, कोई अथॉरिटी डिसाइडेड नहीं है। तो फिर अगर तुम कुछ डीलिंग कर रहे हो तो तुम्हें दूसरे से कंसेंट करने की जरूरत नहीं हो, यू कैन इंडिपेंडेंटली एज एन एजेंट रिप्रेजेंट योर प्रिंसिपल। ठीक है, यानी if authority is not divided and not decided, then each of the agent is doing independently on the behalf of principal. लेकिन अगर authority decided है तो he has to take consent of the senior agent. समझ में आया? चले अब एक और लेते हैं फिर अटेंडेंस करेंगे। मैं इस क्लास को अगर 1.5 आवर्स का करा लूं तो कोई प्रॉब्लम? सीइंग योर सिलेबस कोई प्रॉब्लम है तो मैंने मैम से कल बात कर लिया था। मैं चाहूंगी कि आपका क्लास रोज हो, अभी ऑल्टरनेट होता है ना, आपका क्लास रोज हो। ठीक है, अगर रोज मैं नहीं करती हूँ तो मैंने कहा था कि इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो कुछ क्लासेस इधर नेहा मैम और शिल्पा मैम जो भी ले उनको देना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं शिल्पा मैम को भी बोलूंगी क्योंकि नेहा मैम इज ऑलरेडी टेकिंग क्लास, राइट? आप में नहीं है उनका क्लास, अच्छा ठीक है। तो देखते हैं फिर दोनों में से किसको मिलता है, तो दोनों ही का आपका हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा फास्ट बढ़ेगा ये, है ना? अभी बहुत स्लो है, तो अल्टरनेट है, ये को कभी किया नहीं जा सकता इस केस में, राइट? तो मैं सिंटू सर से बोल के थोड़ा चेंज करवाऊंगी आपका, और 1.5 घंटे का करा देती हूँ, ठीक है? तो कोई डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं, बहुत लंबा तो नहीं हो जाएगा ना? क्योंकि अभी मुझे लगा कि बहुत जल्दी टाइम हो गया, 10 पहला क्लास है, 10 मिनट सबको सेटल डाउन होने में लग जाता है और फिर 10 मिनट में अटेंडेंस वगैरह वाइंड अप करने का टाइम हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम कम से कम नहीं 1.5 घंटा तो सवा घंटे का तो जरूर करवा लें, राइट? घबराओ मत, तुम्हारा ही सिलेबस खत्म करने की बात कर रही हूँ। नाउ अब हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पे आते हैं। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? किसी के बिहाफ पे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ठीक है ना? व्हेन एन एजेंट होल्डिंग ऑन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑथोरिटी to name another person to act for and on behalf of his principal in his business known as substituted agent। मतलब क्या हो गया? substituted agent जो होता है is taken as the agent of his principal of such parties। substitute कर रहा है, वो किसी एजेंट को substitute कर रहा है, ठीक है ना? There is always a direct privity of contract, यानी दो एजेंट हैं, एक एजेंट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, मतलब बहुत बड़ा काम है और एक एजेंट से वो हैंडल नहीं होगा। तो इस केस में प्रिंसिपल ने दो एजेंट रखे हैं टू सपोर्ट वन एजेंट, ठीक है ना? सब्स्टिट्यूट करने के लिए उनको, जहां जहां आपका प्रिंसिपल को सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है? एजेंट। बहुत बड़ा काम है तो उस एजेंट को भी तो हेल्पिंग हैंड चाहिए, वैसे में हम एक हेल्पिंग हैंड देते हैं सब्स्टिट्यूशन एजेंट के थ्रू, ठीक है ना? लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के केस में प्रिंसिपल और ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हम आगे आएंगे जहां पे एजेंट भी अपने लिए एजेंट रिक्रूट कर सकता है, वहां पे प्रिंसिपल और उस एजेंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। वहां एजेंट जो मेन एजेंट है वही एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड एजेंट। समझ में आ रहा है? आएगा, वो भी पॉइंट आएगा। अभी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट समझ लो कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज रिक्रूटेड बाय होम? बाय प्रिंसिपल टू सपोर्ट द एजेंट, द अनदर एजेंट जो उसने रिक्रूट कर रखा है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, हो सकता है अकेले हैंडल नहीं हो, तो उन्होंने दो लोगों को दिया। लेकिन इन दिस केस देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल एंड द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, राइट? समझ में आया? N is the solicitor and M directs N to, ये केस में बता रही हूँ। N क्या है? सॉलिसिटर। सॉलिसिटर किसको बोलते हैं? नॉर्मली एडवोकेट को बोलते हैं, ठीक है? N is the solicitor and M कौन है? M directs N to sell his estate by auction, ठीक है? अभी यहाँ क्या है? N है प्रिंसिपल और M है वकील। नॉर्मली लोग वकील के थ्रू ये सब काम कराते हैं ना, ताकि सब पेपर वगैरह सब कुछ क्लियर रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो N ने M जो है वो N को डायरेक्ट करता है कि आप मेरा जो ये प्रॉपर्टी है थ्रू ऑक्शन भिजवा दीजिए। अब ये वकील ऑक्शनियर तो नहीं है, ठीक है? तो वो किसी न किसी ऑक्शनियर को रखेगा, ठीक है ना? अब ये ऑक्शनियर को एम्प्लॉय करेगा रखने के लिए। N नेम्स, N जो है वो Y का नाम देता है एज एन ऑक्शनियर टू कंडक्ट द सेल। वो सजेस्ट करता है कि आप
वाई को एज एन ऑक्शनियर, ऑक्शनियर मतलब जो ऑक्शन का पूरा कार्यवाही को आगे लेकर के जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ सॉलिसिटर, ठीक है ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ एन, राइट। तो वो बोलता है कि आप उसको रख लीजिए। अब वाई यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी इस केस में सॉलिसिटर एक वकील भी एजेंट है ना यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट का पूरा स्टडी कर रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, सब कुछ देख रहा है। लेकिन आपने उसको काम दिया, उसने आपको नाम सजेस्ट किया कि वाई को एज एन ऑक्शनियर हम रख लेते हैं, जो पूरा ऑक्शन का पूरा प्रोसेस को लेकर के जाएगा, स्मूथली करवाएगा। वाई इज नोन एज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट फॉर, किसका सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, एम का, प्रिंसिपल का, नॉट सॉलिसिटर का, ठीक है ना। वो तो यहाँ पे एम और वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ऑल्दो इट इज suggested by N, but there is direct relation between M and Y. N is principal, Y is auctioneer, and N is solicitor. ठीक है, क्लियर हुआ। इसको हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बोलेंगे। मेरे बाद किसका क्लास है, अभिषेक सर। लास्ट ही है, ये ले ही लेते, मेरे ख्याल से नहीं, अभी बचा हुआ। सब एजेंट जो है ना, सब एजेंट को ही हम बोलते हैं अ पर्सन एम्प्लॉयड एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो सब्स्टिट्यूटेड एंड सब एजेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सब एजेंट रिक्रूट करता है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज रिक्रूटेड बाय प्रिंसिपल, करेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। अभी भी जो कुछ गलती करेगा यहाँ पे ये ऑक्शनियर, तो ये गलती का या जो भी होगा इसके लिए लायबल प्रिंसिपल डायरेक्ट होगा। लेकिन सब एजेंट जो एजेंट द्वारा रिक्रूटेड है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं होता प्रिंसिपल और एजेंट का। वहां पे एजेंट का मेन एजेंट के साथ रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे जो मेन एजेंट है वो सब एजेंट का प्रिंसिपल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर उसने कुछ गलती की उसके द्वारा रिक्रूटेड एजेंट ने, तो कौन लायबल होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल। जैसे कि अनदर केस में प्रिंसिपल होता है, समझ में आया, इसलिए मैंने कहा कि वो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक केस है, the relationship of the sub agent with the principal depends upon the fact whether the agent has an authority to appoint the sub agent and whether such sub agent is properly appointed. आपको अगर मैंने ये फ्रीडम दिया है कि आप अपने काम के लिए सब एजेंट को रख सकते हैं, अगर प्रिंसिपल ने फ्रीडम दिया है तब तो वो रिक्रूट करेगा, ठीक है ना, और वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर काम करेगा सब एजेंट। लेकिन अगर ऐसा मैंने नहीं कह रखा है, तब भी तुमने अपने काम को हल्का करने के लिए किसी को रखा है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। इफ आई हैव अलाउड यू टू कीप अनदर पर्सन टू हेल्प यू, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर काम करना चाहिए। इफ प्रॉपरली अपॉइंटेड, जो यानी प्रॉपर जो चैनल है उसके थ्रू अपॉइंटमेंट किया गया है, देन द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब एजेंट एक्ट इज आल्सो। यानी मैंने आपको यहाँ पर दो बातें बताई। अगर सब एजेंट अपने मर्जी से सब एजेंट को रिक्रूट करता है तो ही बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने आपको ये अथॉरिटी दिया है कि आप अपने हेल्प के लिए किसी और को रख सकते हैं एंड प्रॉपर अपॉइंटमेंट किया है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तब भी अगर वो सब एजेंट कोई गलती करता है, देन द प्रिंसिपल बिकम रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया, समझ में आया। और यहीं से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सब एजेंट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसको हम लोग खत्म कर सके। ओके, एक सेकंड।